नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतने की है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता भी मैदान में है, लेकिन अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों में जिन दो नामों की चर्चा कर रहे हैं उनमें ओपी चौधरी और विष्णुदेव साय का नाम प्रमुख है। ओपी चौधरी आईएएस से इस्तीफा देकर राजनीति में आए हैं। भाजपा ने पिछली बार भी उन्हें विधानसभा में प्रत्याशी बनाया था और उनके नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के लिए चली थी, लेकिन वो खुद चुनाव हार गए। उधर भाजपा भी सत्ता से बाहर हो गई। चौधरी जातिगत समीकरण में ठीक बैठते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चौधरी को जिता दो, उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग अमित शाह ने विष्णुदेव साय के लिए भी किया। अब ये दोनों नेता चुनावी मैदान में हैं और इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जा सकता है, लेकिन इससे पहले भाजपा को चुनाव भी जीतना होगा। तो बड़ा सवाल यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्गज नेता की क्या भूमिका होगी और क्या शाह की पसंद सबकी पसंद बनेगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है जानना, क्योंकि जिस प्रकार से जो है अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आकर बयानबाजी की, उन्होंने बड़ी बातें की। तो अभी देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा कौन होगा, क्योंकि जब से अमित शाह का ये बयान जो है सामने आया है तब से लगातार क्यास लगाए जा रहे हैं। इसका जवाब जो है हम हमारे साथ जुड़े मेहमानों से ही लेंगे। आपका मेहमानों से परिचय कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो है चर्चा हम करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा कौन होगा। और अगर भाजपा की बात हो रही है तो कांग्रेस की भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में भी जो है अंदर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, तो उसको लेकर जो है चर्चा की जाएगी। चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सौरभ जागृत जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सौरभ जी आपसे, जिस प्रकार से अमित शाह जी अपने बयानों में कह के गए, भाषण में के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो है बीजेपी की सरकार आएगी और बड़े ही कॉन्फिडेंस में आपकी सरकार, तो अब ऐसे में जो है चर्चाएं इस बात पर भी तेज हो गई है कि चलिए ठीक है, अगर आपकी सरकार बन भी जाती है तो आपके पास चेहरा कौन होगा, बड़ा चेहरा कौन है आपकी पार्टी का? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूंगा। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से डिबेट का जो मुद्दा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, तो इससे यह तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरी बात ये इसलिए तय हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दमखम से अपना सरकार बनाने वाली है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से पहले ही हमने अपने 90 विधानसभा सीट प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। पहले 21 सीट की, उसके बाद बाकी सीटों का घोषणा किया। तो जिस प्रकार से हमारा रीति नीति और कार्य क्षेत्र जो है विधानसभा वाइज प्रत्याशियों को सौंप दिया गया था। ठीक है सौरभ जी, दावे तो आप कर रहे हैं, मगर चेहरा कौन होगा, ये सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, एक संगठन के रूप में काम करती है और आज 90 विधानसभा में हमारे 90 विधायक प्रत्याशी विधायक के रूप में आने वाले हैं और 90 के 90 विधानसभा के विधायक बनेंगे और वह सीएम बनने के उम्मीदवार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नामों को लेकर चर्चा हो रही है ना, विष्णुदेव साय के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, ओपी चौधरी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ पर मुझे तो आदिवासी नेताओं की कमी दिखती है, क्योंकि आप जो है आदिवासियों की बात करते हैं। और जी, आदिवासी नेता की यदि बात की जाए, चाहे रामविचार नेताम जी हो, चाहे नंदकीराम, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, चाहे केदार कश्यप जी हो, चाहे महेश गागड़ा जी हो, चाहे लता उसेंडी जी हो, मुख्यमंत्री के नाम के लिए तो इन पर नहीं चर्चा की जा रही है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ओपी चौधरी को दी जा रही है, जो कि 5 साल पहले ही राजनीति में आए। इतने सारे आदिवासी नेता हैं
जो मंत्री रह चुके हैं और धम से छत्तीसगढ़ में राजनीति करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो जिस प्रकार से चाहे विष्णुदेव साय जी का नाम की बात करे जाए, चाहे ओपी चौधरी जी की नाम की बात करे जाए, मैंने पहले भी कहा हमारे 90 विधायक जो हैं मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिल है। ठीक है, चलिए हमारे साथ कांग्रेस से अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी। अनिल जी, जब हम बात कांग्रेस की करते हैं तो आपके पास यहाँ पर नेतृत्व का संकट नहीं है, आपके पास मजबूत नेतृत्व है, मगर कहीं ना कहीं अंदर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव ऐप को लेकर जो है उन पर अभी जो केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के लिए भी एक मुसीबत हो सकती है। अगर आने वाले समय में मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई होती है तो बड़ा चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी से? देखिए अस्मिता जी, मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आपके यहाँ डिबेट के विषय को लेकर बहुत उत्साहित हो गए। उनको ये सोचना चाहिए कि ओपी चौधरी जी भी जुम्मा कल आए हैं, करप्शन के उनके ऊपर चार्ज थे, सारी चीजें थी, बहुत दागी चेहरा है, खरसिया में हारे, अब रायगढ़ पलायन करके गए हैं। उनको बड़ा आदमी और छोटा आदमी जो बनाने का भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, उसको समझने की बात है स्मिता जी। बड़ा आदमी बनाना, जैसे अदानी जी का रॉकेट की गति से तरक्की हुई, बड़ा आदमी बन गए। देश में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, छोटे आदमी बन गए। तो बड़ा आदमी छोटे आदमी का जो भाजपा का परिभाषा है वो स्पष्ट इंगित करता है कि वो ये कहते हैं कि हम भगवान की तरह हैं, हम जिसको चाहे बड़ा आदमी बना देंगे, जिसको चाहे छोटा आदमी बना देंगे। और अस्मिता जी, बड़ी बात यह है कि अमित शाह जी ने बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि हम प्रदेश इकाई से मंत्रणा करेंगे, जो विधायक चुनकर आएंगे उनसे बात करेंगे, जो भाजपा हमेशा टैगलाइन बोलती थी, बल्कि वो ये कह गए कि हम देखेंगे और इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। मतलब वो बता दिए कि यहाँ राष्ट्रपति शासन है और मैं भाग्य विधाता हूं। अब मैं आ जाता हूं कांग्रेस के विषय पर। देखिए स्मिता जी, भूपेश बघेल जी ने जिस तरह कुर्सी पर बैठते ही किसानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचित लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है, एजेंडा को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिस तरह पूरा करने का काम किया, भाजपा के पास ना मुद्दा है ना चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी अब इसी तरह से विषयों को डाइवर्ट करती है ईडी-आईटी के माध्यम से, और इनके इस गीदड़ भक्ति से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महादेव ऐप और दूसरी चीजें जो इनकी प्रायोजित चीजें हैं, या ईडी उसमें पकड़ती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, जवाब लेना चाहूंगी, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सौरभ जी, ये सवाल मेरा भी था कि गृह मंत्री अमित शाह बड़ा आदमी को लेकर बयान देके गए कि बड़ा आदमी बनाएंगे, तो इससे मतलब क्या है? ओपी चौधरी, फिर से वही चीज रिपीट करूंगी कि जो इंसान 5 साल पहले ही राजनीति में आया, विधानसभा चुनाव भी हार गए वो, और उन्हें बड़ा आदमी बनाने की बात करें, तो इससे तात्पर्य क्या है उनका? देखिए, बड़ा आदमी बनाने का मतलब तात्पर्य ये भी होता है कि विधायक बन के मंत्री बना सकते हैं, किसी संसदीय सचिव में बना सकते हैं। कुछ क्षेत्र से बड़ा आदमी बनाने का व्यक्तित्व ये होता है कि उनको अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे आप देख सकेंगे, उसके पहले उनको महामंत्री की जिम्मेदारी मिली थी, परंतु विष्णुदेव साय जी की बात करें तो जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी पूर्व में मंत्री रहे, केंद्र मंत्री रहे हैं, उसके पहले विधायक, सांसद, कई पदों में रहे, तो जिस हिसाब से चाहे विष्णुदेव साय जी हो, चाहे ओपी चौधरी हो, और मैं कहना फिर से चाहूंगा कि हमारे 90 विधायक जो है, ठीक है, विष्णुदेव साय की आप बात करें, अच्छा वर्चस्व रखते हैं, वो काफी ज्यादा काम किया है उन्होंने पार्टी के लिए, तब जाकर अगर ये बात होती है तो समझ में भी आता है। हमारे साथ हम वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी जुड़ चुके हैं। गंगेश जी, लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में शुरू से ही बीजेपी में जो है सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। कांग्रेस में जो है पिक्चर थोड़ी बहुत क्लियर है, मगर अभी भी जिस प्रकार से की खबरें सामने आ रही है, मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार के केस चल रहे हैं, उसको लेकर जो है स्थिति काफी ज्यादा असमंजस की हो गई है। क्या लगता है कौन सा वो प्रभावी चेहरा होगा दोनों ही पार्टियों की तरफ से, जो 2000 आने वाले चुनाव में हमें जो है देखने को मिलेगा, एक प्रभावी चेहरा? ये कांग्रेस के का जहाँ पे सवाल है, वो कल राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने साफ कहा है कि पोस्टर में वहां भी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन पोस्टर में जो सबसे बड़ा चेहरा दिख रहा है वही आगे सीएम का चेहरा हो सकता है। इसका मतलब सारे पोस्टरों में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा ही सबसे बड़ा दिखता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भूपेश बघेल ही आगे सरकार बनती है तो सीएम का चेहरा वही रहेंगे, सीएम वही रहेंगे। और चूंकि 5 साल उन्होंने बहुत अच्छे से निकाला है, वो स्वाभाविक रूप से जो सीएम रहता है उसकी दावेदारी अगले सीएम बनने की भी रहती है। ऐसा लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, रमन सिंह लगातार 3 टर्म सीएम रहे, इसलिए शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में 4थे टर्म में सीएम रहे, तो ये
ट्रेंड चलता रहा है कि जिसके नेतृत्व में सरकार बार बार बन रही है उसको सीएम बनाए। और दूसरी तरफ भाजपा में अगर देखा जाए तो भाजपा में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओपी चौधरी को लेकर कुछ सगुफेबाजी जैसी बात लगती है, क्योंकि देखिए जब राजनांदगांव की सभा हुई थी तो डॉक्टर रमन सिंह को जिस तरह से उन्होंने प्रवेश किया था अमित शाह जी ने, वहां पर भी ऐसा लगा था कि ये चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया, जबकि रमन सिंह तो 3 बार रहे थे सीएम। इसके बाद जब रायगढ़ की बात आई तो वहां पर उन्होंने बड़ा आदमी बनाने की बात कही, तो मेरे हिसाब से पहले विधायक बन जाए, वहां पर बहुत टफ कॉम्पिटिशन ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर विधायक बनते तो बड़ा आदमी बनाने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सीएम ही बनाया जाए। तो पहली बार विधायक बनेंगे चुनाव जीतकर तो एकदम से किसी को, मुझे नहीं लगता कि और भी कई दावेदार हैं, और रमन सिंह का पूरा मंत्रिमंडल चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें से काफी लोग जीत कर आएंगे। अगर सरकार बनती है तो मुझे लगता है पहले उन लोगों की दावेदारी आएगी, उसके बाद ओपी चौधरी की दावेदारी आएगी। तो यंग विधायक के रूप में हो सकता है ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाने के लिए मंत्री बना दिया जाए, एक विभाग का दे दिया जाए उनको मंत्री पद, तो ऐसा उसका मायने नहीं कहा जा सकता है। विष्णु देसाई जो सीनियर व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज के हैं, उनकी दावेदारी हो सकती है, लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद में रह चुके हैं, तो वो उनके में एक बार संभावना देखी जा सकती है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। जी बिल्कुल गंगेश जी, अब इसका जवाब तो हम हमारे बीजेपी प्रवक्ता से लेना चाहेंगे कि इस बार जो है रमन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है चुनाव में। जी सौरभ जी, इस बार रमन सिंह की क्या भूमिका रहने वाली है विधानसभा चुनाव में? देखिए रमन सिंह जी जिस प्रकार से राजनांदगांव से विधानसभा लड़ रहे हैं, जिनके उनके सामने गिरीश देवांगन जी है जो बाहरी प्रत्याशी खरोरा से आते हैं, तो निश्चित रूप से रमन सिंह जी की वहां विजय एकदम तय हो चुकी है, दमखम से चुनाव लड़े हैं और जीत सुनिश्चित हो चुकी है। परंतु 15 साल के सीएम भी रहे और विधायक रहेंगे या आपकी पार्टी उन्हें मंत्री बनाएगी या मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर आप उन्हें सामने लेकर आएंगे? देखिए 15 साल मुख्यमंत्री रहे और अभी भी राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। संगठन निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं बड़ा दायित्व देगा, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो चाहे और दूसरी बात हो, कहीं ना कहीं संगठन उनके बारे में सोचता है, समझता है और तभी उनको राष्ट्र उपाध्यक्ष बनाया गया है। सौरभ जी, देखा तो इम्पोर्टेंस तो नहीं दी जा रही जिस प्रकार से जो है तमाम रैलियों में भी हमने देखा, भाषणों में भी देखा, रमन सिंह को ऐसा लगता है कि किनारे कर दिया है पार्टी ने। देखिए ये बात कहना सत्यता नहीं होगी कि किनारे कर दिया गया, परंतु आपको बता देना चाहता हूं, चाहे मोदी जी हो उनकी सभा में आए, उनके साथ डोंगरगढ़ भी गए, माता का दर्शन किए, तो बड़े नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद जरूर है उनके पास और दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज भी चुनाव खत्म होने के बाद भी वो अपनी जनसभा, चाहे आज की तारीख में जांजगीर चांपा में उनकी सभाएं हैं, तमाम सभा वो ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में और बखूबी भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस में भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। पहले भी हमने देखा कि 50-50% वाला आपने फॉर्मूला अपनाया था, मगर वो जो है कारगर साबित नहीं हुआ, तो 2 नामों को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्या कह सकते हैं आप उसको लेकर? देखिए अस्मिता जी, दोनों हमारे बड़े नेता हैं, एक सीएम है और एक डिप्टी सीएम है। किसी को हमारे यहाँ बड़ा आदमी छोटा आदमी बनाने की बात नहीं होती, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता अपने आप में बड़ा होता है और मुख्यमंत्री भी छोटा होता है जहां संगठन की बात आए। दूसरी बात, सौरभ जी कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी होने के कारण गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव में हार रहे हैं, तो क्या अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह और ओपी चौधरी सब चुनाव हार रहे हैं क्योंकि वो दूसरी सीटों से जाके चुनाव लड़ रहे हैं? वो कहना क्या चाहते हैं? और खरोरा तो गिरीश देवांगन जी का ननिहाल है राजनांदगांव में, इन लोगों का तो दूर दूर तक उस विधानसभा से कोई संबंध नहीं है, फिर भी इन लोगों ने दिलीप सिंह जुदेव के बेटे प्रबल प्रताप कोटा में आके लड़ रहे हैं 400 किलोमीटर दूर से, तो क्या वो चुनाव हार रहे हैं, ये बताना चाहते हो स्थानीय बनाम बाहरी में? तो देखिए इस तरह की बातें कोई मतलब नहीं होती एक लोकप्रिय चैनल पर। यह बात सच है कि रमन सिंह जी एक दागी चेहरा है, चीट फंड कंपनियों से लेकर चाहे झलियामारी हो, चाहे इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला हो, कोल ब्लॉक हो, शराब घोटाला हो, इतने घोटाले हैं, पनामा पेपर लीक हो, कि रमन सिंह जी का चेहरा दागी है और भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे को अब सामने नहीं करना चाहती। लेकिन बड़ा संकट भाजपा के सामने ये है, ये 5 सालों में कोई नेतृत्व खड़ा भी नहीं कर पाए। आज इनके पास मोदी और शाह का चेहरा सामने करके चुनाव लड़ते हैं, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी या शाह मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ के? और नहीं तो छत्तीसगढ़ में जब इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है, जैसा आपने गिनाया हमारे यहाँ टीएस जी है, भूपेश जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी, महंत जी, बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी चेहरा ऐसा है जो बहुत काबिल चेहरा है, बहुत अनुभवी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन हो गई है, राष्ट्रपति शासन के भरोसे चल रही है। सुन लेते हैं जी। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात करें
केंद्र में हमारे नेता वहां दमखम से केंद्र में भारत की सेवा कर रहे हैं, तो यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि छत्तीसगढ़ में आते हैं और छत्तीसगढ़ में आते हैं और नौकरियां मिल रही सेवा है, करना चाहते 45 हैं साल की सर्वाधिक महंगाई है, जनता को कौन सी सच्चाई सेवा की बताना बात कर चाहते रहे हैं, हैं? तो कांग्रेस को लगातार तकलीफ कमीशन होती खोरी चरम पर है। अरे भैया, पेट्रोलियम इनके में कंपनियों को अंतर लाभ कला देना, इतनी हो चुकी है, 4-5 अरबपतियों को लाभ देना, ये कौन सी देश सेवा ठीक है। है? वोटों का ध्रुवीकरण करना, मणिपुर की तरह पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक को अलगाववाद और की भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार या वोटों के ध्रुवीकरण के नाम पर भाई भतीजा लगाने का काम, यही तो कर रही है भाजपा। ठीक है अनिल जी, आपने रमन सिंह का तो बता दिया कि रमन सिंह के कार्यकाल में उन पर इतने दाग लगे, या उनके दाग तो आपने गिनवा दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी तो कई सारे आरोप लगे। फिलहाल महादेव ऐप का केस अभी भी चल रहा है, अभी भी उसको लेकर जो है तमाम बातें सामने निकल कर नहीं आई है। घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चावल घोटाला हो, जवाब दीजिए। जब 5वां साल आया, चुनावी वक्त आया और ईडी के भरोसे ये लगातार आरोप प्रत्यारोप करने लगे, क्योंकि इनको लगा भैया हम तो 4 साल सोए हुए थे। अमित शाह जी ने ईडी और आईटी को अपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किया और भूपेश बघेल जी का चेहरा खराब करने का प्रयास किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उनको बका के रूप में जानती है, चाहती है छत्तीसगढ़ की प्रकृति और संस्कृति के लिए। सौरभ जी, अनिल जी, हम एक एक करके जवाब सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद आज सवाल ही नहीं पैदा होता कि भूपेश बघेल जी पर अनर्गल आरोप लगाकर उनका चेहरा। ठीक है अनिल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। लोकप्रिय चेहरे के रूप में है जी अनिल जी, अगर भूपेश बघेल पर ये महादेव ऐप वाले केस में अगर कोई आगे कार्रवाई होती है तो आपके पास सब्स्टिट्यूट में किसका चेहरा होगा? ये छोटा देखिए स्मिता जी, पहले तो कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि कोई कानूनी पॉइंट नहीं है, मैं आपको बता दूं। और 2022 में जो जुआ प्रतिषेध अधिनियम, छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 लाया गया, हिंदुस्तान में इकलौता स्टेट है जहां सट्टे पर इतना सख्त कानून बनाया गया, उसको गैर जमानती बनाया गया। ये भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया और भूपेश बघेल जी पर इस तरह की कोई चार्जशीट पेश ही नहीं की जा सकती। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी की इस देश में चूल्हे हिल जाएंगी, क्योंकि लोकतंत्र पर आज इन्होंने जितना मीडिया समूहों पे छापेमारी की, विपक्ष पर की, भूपेश बघेल जी पर अगर इन्होंने कार्रवाई का प्रयास किया, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह जी को भी सर्वे में पता चल रहा है कि इनकी चूल्हे हिल जाएंगी पूरे देश में, ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा घात हो जाएगा और पूरे देश में ये गंगेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना। बात करें बीजेपी की, तो शुरू से यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय नजर आया है। कोई लोकल मुद्दे, जैसे कि हम हर डिबेट में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि ना लोकल लीडरशिप की बात होती है ज्यादा, ना लोकल मुद्दों की, हमेशा केंद्र की योजनाओं की बात होती है, केंद्र के मुद्दों की बात होती है। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी से कौन मजबूत दावेदार हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस से तो हम कह सकते हैं कि पिक्चर यहाँ पर साफ है, बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी टगमगाती नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी में पिछले चुनाव के परिणाम के बाद बहुत सन्नाटे की स्थिति थी सही मायने में, और लगभग 3-3.5 साल तक इस हालात से बनने में वक्त लगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वाकई में कभी किसी ने ये उम्मीद नहीं की 15 सीटें भाजपा कभी सिमटेगी, जो लगातार इनका शासन कर रही है। और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दौरा हुआ, तो ये बात एकदम नहीं है कि यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को की लगातार उपेक्षा हो रही थी। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद वही लोग आए जो रमन सिंह खुद आया, रमन सिंह के साथ वो सारा मंत्रिमंडल आया जिनके नाम से कहा जा रहा था कि जिनको पर हार का ठिकरा फोड़ा गया था कि पिछले चुनाव के परिणाम के जिम्मेदार ये मंत्रिमंडल के लोग हैं, लेकिन उन सारे चेहरों को रिपीट किया गया। उसके बाद से लगातार मुझे लगता है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को तवज्जो मिल रही। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी अगर जो सिचुएशन बनती है उसके आप सबसे सीनियर व्यक्ति वही है, 3 बार के मुख्यमंत्री, सब तरह से देखा जाए तो दावेदार वो बनते हैं। उसके अलावा और भी कई चेहरे हैं, कई सारे लोग उसमें कतार में हैं। भीष्मन अग्रवाल है, 7 बार के मुख्यमंत्री विधायक रह चुके हैं, उनकी भी आकांक्षा है, गृह मंत्री रह चुके हैं। आदिवासी में से रामविचार नेता बड़े नेता है आदिवासी नेताओं में, विष्णु देसाई का नाम आ चुका है। इस तरह से कई सारे नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा पहली दावेदारी रमन सिंह की बनती है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये चुनाव और लगभग टिकट का बंटवारा भी लगभग उन्हीं के अभी जो दिख रहा है इसमें ऐसा लग रहा है कि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन सा वो चेहरा होगा जिसके सिर पर ताज सजेगा। ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा हमको। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए,
सत्ता के महासंग्राम में आज हमने बात की छत्तीसगढ़ के सीएम फेस की, जहां एक और बीजेपी जो है अलग अलग चेहरों पर लगातार जो है दाव कसती जा रही है। रोज जो है अलग अलग नाम हमें सामने निकल कर आते हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी के लेवल के होते हैं। तो वहीं कांग्रेस में भी स्थिति जो है कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार से सीएम भूपेश बघेल पर भी जो है जिस प्रकार का केस चल रहा है महादेव ऐप को लेकर, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस भी अपना चेहरा जो है बदल सकती है और बड़े बदलाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब क्या होंगे वो बदलाव, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए में इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।